जमालपुर नामक गांव में एक सरपंच रहा करता था। चुनाव का समय चल रहा था। सरपंच का एक बेटा शहर में रहा करता था। कुछ दिन सरपंच उसके पास गया और वहां से एक टीवी लेकर आया। गांव में पहली बार टीवी आया था, तो इसलिए सब उसको देखकर भौचक्का हो गए थे। सरपंच टीवी को साइकिल पर रखकर ला रहा था। आई बीबी, ये क्या बला आ रही है? न जाने क्या बवाल लेकर आया है सरपंच। कुछ अच्छा सा लग रहा है, कुछ बड़ी सी मशीन लग रही है। जाने किस चीज की मशीन लेकर आया है सरपंच। ये पैसे वालों के चोचले होते हैं, बेकार में पैसा खर्च करना होता है। पैसा है तो खर्च करेगी ही, तू क्यों जलती है? मैं जलती नहीं हूँ, बल्कि सरपंच की बातों पर गुस्सा आता है। हमसे पैसे ऐंठ कर ये अपनी तिजोरियां भरता रहता है और बेवजह की चीजों को घर में लाता रहता है। न जाने क्या चीज है। इन्हें बच्चों को तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे बावले गांव में ऊंट आ गया हो। साइकिल के पीछे पीछे पूरा गांव ऐसे लगा हुआ है जैसे इनको पता हो कि क्या आया है। साइकिल पर से जैसे ही सरपंच टीवी को उतारता है तो उसकी बीवी सुनीता आ जाती है। ये क्या मेला सा लगा रखा है तुम सारे बालकों ने? भागो यहाँ से। तुम्हारे घर में काम धंधा नहीं है क्या? खेतों में जाके काम करो और अच्छी फसल उगाना। अगले हफ्ते मुझे वसूली देनी है और मुझे परेशान मत करो। अगर जरा सी भी खरोच आ गई ना टीवी पे तो दुगना कर्ज वसूलूंगा। इसको टीवी कहते हैं क्या सरपंच? ये टीवी क्या होता है? इस मशीन से क्या करेगा? ये अमीरों की चीज है, तुम्हें उससे क्या? हमें भी तो पता चले, ये अमीरों की चीजें होती कैसी है। सुनीता सारे बच्चों को वहाँ से भगा देती है और जब टीवी को हाथ लगाकर देखती है तो सरपंच पर आग बबूला होकर कहती है, क्या है जी, इस बवाल को अपने घर में क्यों लेकर आए हो? क्या कहते हैं इसको? इतना बड़ा पहाड़ उठाकर लेकर आ गए हो। इस हाथी को हम रखेंगे कहाँ? और ये है क्या, ये तो बताओ। अरे भाग्यवान, दूर देश की सारी बातें और ज्ञान की सारी बातें बताई जाती है। वो रमेश के घर गया था ना मैं, तो उसके घर टीवी रखा हुआ था। बहुत अच्छी अच्छी चीजें आती है, इसलिए अपने लिए बड़ा टीवी ले आया और मुझे ये छोटा टीवी दिलवा दिया। कहा कि अपने घर में लगा लेना और अच्छी अच्छी बातें सीखना। क्या देश भर की सारी चीजें इसमें आती है? जैसे मैं समझी नहीं। अब चुनाव आ रहे हैं ना, तो चुनाव से जुड़ी सारी बातें मुझे घर बैठे ही पता चल जाएगी। मुझे चुनाव आयोग चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहीं पर बैठे बैठे मैं सारी जानकारी ले लूंगा। जो आजकल देश दुनिया में चल रहा है वो सारी बातें, खाने की बातें, मनोरंजन की बातें, सब कुछ इसी टीवी में पता चल जाएगा। क्या बात कर रहे हो? इस डिब्बे में इतना सारा सब कुछ समाया हुआ है। मालूम होता है तुम्हें आज पूरे दिन कोई मिला नहीं उल्लू बनाने के लिए, इसलिए हमें बना रहे हो। सरपंच उसको टीवी चलाकर दिखाता है और सारी बातें समझाता है। टीवी में एक गोरिल्ला दिखाता है, जिसे देखकर सुनीता डर के मारे भाग जाती है। इसमें तो गोरिल्ला है, भागो यहाँ से। ये टीवी में से निकलकर हमें खा जाएगा। बताओ, टीवी में गोरिल्ला लेकर आए। ये गोरिल्ला नहीं, गोरिल्ला है और ये टीवी में से निकलकर नहीं आ सकता। यही तो खासियत है इस टीवी की। सुनीता और सरपंच जब टीवी देख रहे होते हैं तो खिड़की में से गांव के सारे बच्चे झांक झांक कर देखते हैं और शोर मचाते हैं। सरपंच उन्हें भगाता रहता है, पर बच्चे मानते नहीं और अपने माता पिता से टीवी के लिए जल्दी करने लगते हैं। हमारे घर में तो टीवी आया है, उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें आती हैं और कार्टून भी आते हैं। यार, तू मुझे टीवी नहीं दिखाएगा क्या? मैं तो तेरा दोस्त हूँ ना। ना बाबा ना, उस टीवी को देखना भी मत। उसमें बहुत भयानक भयानक जानवर भी आते हैं। तो तुझे डर लगता है उसमें? अरे बेवकूफ, वो टीवी के अंदर ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते। एक बात समझ में नहीं आती, इतनी सारी चीजें एक टीवी में कैसे आ सकती है? उनकी आपस में लड़ाई नहीं होती? ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आती, पर जब वो चलता है ना तो बहुत अच्छा लगता है और उसमें गाने भी बजते हैं। अब तो मैच भी शुरू होने वाला है कुछ दिनों में। मैच तो अभी तक हम रेडियो पे ही सुनते आए हैं, देख भी सकते हैं क्या? हाँ,
अभी अगले हफ्ते से मैच शुरू होने वाला है। सारे बच्चे अपने माता पिता से टीवी लाने की जिद कर बैठते हैं। जो चीजें वो टीवी पर देखते थे वो अपने माता पिता को भी बताते थे। अब तो जब टीवी चलता तो गांव में जैसे सरपंच के घर के आगे भीड़ लग जाती। सरपंच भागते भागते थक जाता। गांव के बड़े बूढ़े भी परेशान हो गए थे क्योंकि सारे बच्चे टीवी में घुसा रहते थे और गांव की औरतें काम धंधा छोड़कर टीवी देखने बैठ जाती और सरपंच उन्हें भगाता रहता था। एक दिन गांव के बहुत ही बुजुर्ग भगवान दास ने सरपंच से मिलने की ठानी। सरपंच, तूने एक टीवी लिया है। हाँ ताऊ, लिया तो है। बड़े बूढ़े होने की वजह से मेरा एक सुझाव है तेरे लिए। क्या हुआ ताऊ? सरपंच, तूने टीवी लिया है, अच्छी बात है, परंतु वो गांव में पहला टीवी है। सभी उसको देखने के लिए ललायत हैं और अगले हफ्ते मैच भी आने वाला है। लोगों ने आज तक मैच देखा नहीं, सिर्फ रेडियो पर सुना ही है। सभी मैच को सुनने के लिए इकट्ठा होते हैं। क्यों ना तू उस टीवी को एक ऐसी जगह पर लगा दे जहां पर सभी उस टीवी को देख सके और मैच का मजा ले सके, क्योंकि आए दिन इस टीवी की वजह से गांव में तरक्की भी होती है। ताऊ, इतना महंगा टीवी मैं गांव वालों के लिए कैसे लगा सकता हूँ? मेरे बेटे ने मुझे दिया है। देख बेटा, चुनाव आ रहे हैं और चुनाव में तो घर घर कुछ ना कुछ तो बांटता ही है। क्यों ना इस बार तू सबके लिए टीवी लगा दे। इस लालच से तुझे चुनाव में जीतने में कोई भी नहीं रोक पाएगा। तू परोपकार का काम करेगा तो हर बंदा तुझे पसंद करेगा और वोट करेगा। और मैं कहता हूँ, अगर तूने टीवी नहीं लगाया तो गांव का कोई भी घर तुझे वोट नहीं करेगा। बात तो तुम सही कह रहे हो ताऊ। ये टीवी पहली बार गांव में आया है तो इसको देखने का सबको हक है। वैसे भी मेरे घर में इस टीवी को देखने के लिए भीड़ भरी रहती है। इससे अच्छा है कि इस टीवी को सभी देखें। मैं आपकी इस बात को मान लेता हूँ और टीवी को चौपाल पर लगा देता हूँ, जिससे सभी इस टीवी को देख सकेंगे और सारा गांव इससे ज्ञान प्राप्त करेगा, जिससे हम इस गांव में सुधार भी ला सकेंगे। भगवान दास की बात सरपंच मान जाता है और वो टीवी को चौपाल पर लगा देता है। गांव के सभी लोग नहा धोकर तैयार होकर सारे कामकाज खत्म करके टीवी देखने के लिए चौपाल पर इकट्ठा हो जाते हैं। अब टीवी पे रामायण, महाभारत जैसे कार्यक्रम और मैच आदि चला करते और सभी हंसी खुशी देखा करते। जब इंडिया मैच जीत जाती तो गांव में जश्न भी मनाया जाता और सरपंच अपनी पार्टी को जिता हुआ देखकर बहुत खुश होता। रामपुर गांव में श्याम अपनी माँ के साथ अपने नानी के घर पर रहता था। श्याम की माँ दूसरों के खेतों में काम करके अपना जीवन यापन करती थी। श्याम एक दिन कुछ लड़कों के साथ कबड्डी खेल रहा था। अचानक एक लड़का से श्याम को झगड़ा हो गया। उस लड़के की माँ वहाँ आ गई और श्याम को सुनाने लगी, वाह रे वाह, देखो तो इसके मजाल, मेरे बेटे को बोलेगा गाँव मेरा घर मेरा, और तेवर तो देखो, ना बाप का पता ना घर का। आज के बाद कोई इसके साथ नहीं खेलेगा, दूसरे के घर में रहने वाला। श्याम ये सुनकर बिल्कुल चुप हो गया और सोचने लगा, उसके पिता कहाँ है, उसका घर कहाँ आया। घर आते ही वो अपने माँ के पास आया। माँ, पिताजी कहाँ है? हमारा घर कहाँ है? श्याम की माँ कुछ नहीं बोल रही थी। श्याम लगातार माँ से पूछ रहा था, क्या करना है तुझे? कोई जरूरत नहीं है सब जानने का। माँ, मुझे अपने घर जाना है। मेरे साथ यहाँ कोई नहीं खेलता है। सभी गांव वाले मुझे गंदी गंदी बातें बोलते हैं। श्याम की माँ ने सोचा, श्याम को सच्चाई बता ही देनी चाहिए। अरे अब चुप कर, है हमारे पास अपना घर। श्याम की माँ श्याम को पुरानी बातें बताने लगी। आज से 15 साल पहले की बात है, जब तुम्हारा जन्म हुआ था। यहाँ से 60 किलोमीटर के दूरी पर गोकुलपुर नाम का गांव है। उसी गांव में आज भी अपना घर है। तुम्हारे पिता लकड़ी काटने का काम किया करते थे। रोज जंगल से लकड़ी काटकर शाम तक घर लौट आया करते थे। एक दिन बहुत रात हो गई, लेकिन वो नहीं आए। मैंने उनके साथ काम करने वाले लोगों से पूछा तो सबने बोला, आज तो तुम्हारा पति जल्दी ही निकल गया था। मैं रात भर उनका इंतजार करती रही, मगर वो नहीं लौटे।
सुबह होते ही मैं कुछ लोगों की मदद से जंगल की तरफ उनको ढूंढने निकली तो जंगल में कुछ ही दूर जाने पर एक पेड़ के पास उनका लाश मिला। उसी दिन सब कुछ खत्म हो गया था, मगर मेरे भाई मुझे यहाँ ले आए। मैं अकेले वहाँ कैसे रह पाती। कुछ लोग का कहना है कि तुम्हारे पिता को जंगली चुड़ैल ने मार दिया। ये सारी बातें सुनने के बाद श्याम अपनी माँ से बोला, माँ, अब हम लोग अपने गांव, अपने घर चलेंगे और वहीं रहेंगे। मगर वहाँ अपना कोई नहीं रहता और घर भी तो खाली पड़ा टूट गया होगा। कैसे रहेंगे वहाँ? कुछ गांव वाले कहते हैं अपने घर में भूत और चुड़ैल का वास हो गया है। घर में भूत प्रेत रहने लगे हैं। हाँ, अभी कुछ दिन आप यहाँ रहिए। मैं अपने गांव कल ही जाऊंगा। घर की मरम्मत करवा कर आपको भी वहाँ ले जाऊंगा। ठीक है, जाओ। मैं भी लोगों के तानों से परेशान हो चुकी हूँ। वहाँ घर के बगल में एक मोहन चाचा है, उनके पास जाना और मेरे बारे में बताना, वो तुम्हारी मदद करेंगे। शाम अपने गांव के लिए निकल गया। कुछ घंटों बाद वो गांव पहुंचा। सभी से पूछता पूछता मोहन चाचा के घर आया। नमस्ते मोहन चाचा। बाबू, तुमको मैं नहीं पहचान सका। कहाँ से आए हो? क्या नाम है तुम्हारा? श्याम ने अपने पिताजी और माँ के बारे में उन्हें बताया। मोहन चाचा श्याम को पहचान गए। अच्छा, तो तुम रामू के बेटे हो। बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। तुम्हारी माँ कैसी है? हाँ, माँ अच्छी है। चाचा, मैं यहाँ अपना घर देखने और घर की मरम्मत करवाने के लिए आया हूँ। अब यहीं रहूँगा। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्यों नहीं, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूँगा। मगर तुम अपने घर में कैसे रहोगे? उसमें तो भूत और चुड़ैलों का वास है। लोग शाम से ही तुम्हारे घर के आसपास जाना बंद कर देते हैं। आज तो शाम होने वाला है। कल सुबह मैं तुम्हें तुम्हारा घर दिखाऊंगा। शाम उस रात मोहन चाचा के घर ही रुक गया। सुबह होते ही शाम उठ गया और चाचा के साथ जाने को तैयार हो गया। शाम के चाचा आए और बोले, शाम, तुम जाग गए हो? चलो, सुबह सुबह तुमको पूरा गांव दिखाता हूँ और तुम्हारा घर भी। कुछ ही दूर चलने के बाद शाम का घर आ गया। मोहन चाचा बोले, शाम, ये तुम्हारा घर है। शाम अपने घर को देखकर बहुत खुश हुआ। मोहन चाचा, मैं आज से ही घर का मरम्मत करवाना शुरू करना चाहता हूँ। फिर जल्दी ही अपनी माँ को यहाँ ले आऊंगा। ये कहकर शाम घर के खंडर में अंदर जाने लगा। तभी अचानक 2-4 ईंट ऊपर से धड़ाम गिरा। शाम जल्दी घर से बाहर भागा। शाम कुछ मजदूर के साथ घर की मरम्मत करवाना शुरू कर दिया। दिन भर काम करता और रात में मोहन चाचा के घर पर सो जाता। कुल 8 दिन मरम्मत करवाने में लगा। घर बहुत अच्छा बन गया था। देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा था। मोहन चाचा, आज अंतिम दिन आपके घर पर सो जाता हूँ। कल से अपने घर पर सोऊंगा और 2-3 दिनों में माँ को भी ले आऊंगा। कल सुबह हुआ तो शाम मोहन चाचा के साथ अपने घर पर गया। वहां आकर उसने सामान और सोने के लिए बिस्तर लगाया। शाम होने से पहले मोहन चाचा अपने घर पर आ गए। मोहन चाचा ने जाने से पहले एक बार और शाम को बोला था कि अकेले मत सो इस घर में। आखिर कब तक घर छोड़कर भागता फिरूं? अब यहाँ ही रहूंगा। शाम को नींद आ गया और 9 बजे रात में शाम की नींद खुली। उसने देखा उसके चारों तरफ भूत और चुड़ैल उसे घेर कर बैठे हुए हैं। उन्हें देखकर शाम बहुत डर गया। सारे भूत और चुड़ैल मिलकर शाम को अपनी उंगलियों और दांतों से नोचने लगे। शाम जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, बचाओ, बचाओ। एक चुड़ैल गुस्से से शाम को बोली, आज हम लोग तुमको खाकर अपने भूत मिटाएंगे। शाम सोचा, कुछ तो करना होगा, वरना मुझे ये सारे चुड़ैल मिलके कच्चा ही चबा कर खा जाएंगे। सुनो सुनो, तुम लोग मुझे खा जाना, मगर कल खाना। आज छोड़ दो, कल मेरे 2 दोस्त आने वाले हैं। भूतनी सोची कि ये सही है, कल 3 इंसानी बच्चा खाने को मिलेगा। ठीक है, मगर कल नहीं छोड़ूंगी तुमको, खा जाऊंगी।
हाँ ठीक है। शाम को भूख लगी थी, इसीलिए उसने कुछ बनाने का सोचा। आओ आओ, तुम लोग यहाँ मेरे पास बैठो। मैं खिचड़ी बनाने जा रहा हूँ, तुम लोगों को भी खिलाऊंगा। आ जाओ बैठो। शाम जैसे ही चूल्हा में आग जलाया, सभी चूल्हे से दूर भागने लगे और बोले, ये मत करो, आग मत जलाओ, हमारा दम घुट रहा है। शाम समझ गया कि इन सबको आग से डर लगता है। शाम खिचड़ी बनाया और खाकर सोने लगा, लेकिन उसे जरा भी नींद नहीं आई। सुबह 4 बजे उसे नींद आई। वो सुबह देर तक सोता रहा। मोहन चाचा और गांव वाले समझे कि रात में श्याम ही चिल्ला रहा था। शायद भूतों ने मिलकर शाम को मार दिया होगा, मगर जब सब घर के अंदर आए तो उन्होंने देखा शाम अभी तक सो रहा था। अरे श्याम, उठो उठो, सवेरा कब का हो गया और तुम अभी तक सो रहे हो? श्याम अचानक उठा और उठकर बैठ गया। मोहन चाचा के घर पर गया। वहाँ जाकर सारी कहानी सबको बताया। सबका डर के मारे हालत खराब हो गया। आज मत जाओ वहाँ सोने, आज तुमको नहीं छोड़ेगा, सब तुम्हें खा जाएंगे। मगर शाम नहीं माना। शाम आज शाम से ही अपने चूल्हे में आग और घर के हर कोने कोने में आग जला रखा था। जब आधी रात हुई तभी सारे भूत और चुड़ैल आए। जैसे ही वो अंदर आए, आग के गर्मी के कारण दरवाजा के बाहर भाग गए। भूतनी बाहर से बोली, आज तुमको नहीं छोड़ूंगी, खा जाऊंगी। और दोस्त कहाँ है तुम्हारे? अब आज मेरा दोस्त नहीं आया है, कल जरूर आएगा। आज क्या मुझे खाओगे, पेट भी नहीं भरेगा। तुम लोग कल 3-3 आदमी को एक साथ खाना, सबका पेट भर जाएगा। अच्छा, तुम लोग दिन में कहाँ चले जाते हो? दिन में भी मेरे साथ रहो। दिन में बहुत लड़के आते जाते रहते हैं, घर के पास से रोज एक को खा जाना। सभी भूत और चुड़ैल घर के बाहर ही बैठ गए। दिन में रोशनी रहती है, इसलिए हम लोग मायावी नगर चले जाते हैं। हमें अंधेरा पसंद है। मायावी नगर? मायावी नगर कहाँ है? वहाँ कौन कौन रहता है, तुम्हें पता है? मुझे ज्यादा मत बोल, मुझे सब पता है। वहाँ बड़े से बड़े मायावी शैतान, जैकल और सब कुछ जानने वाले महामंगा रहते हैं, जो सब कुछ जानते हैं। और हम आत्माओं को इंसानों की सारी जानकारी देते हैं, समझे बच्चे? हाँ, मैं तुम लोगों के लिए अपने दोस्त को कल बुलाऊंगा। सबको खा जाना, मगर सब कुछ जानने वाले महामंगा से पूछ के आना, मेरा जीवन काल कितना दिन तक है। अगर पूछ के नहीं आए तो दोस्त को नहीं बुलाऊंगा। ठीक है, मगर कल आग और रोशनी नहीं फैलाना, अंधेरा रखना और दोस्तों को बुलाकर रखना, वरना तुमको अकेला ही खा जाएंगे। सुबह उठते ही शाम बहुत सारे लकड़ी को जमा किया और कोने कोने में रख दिया रात में आग जलाने के लिए। जैसे ही रात हुई, उसने सारे कोने में आग जला दिया। अब चारों तरफ रोशनी ही रोशनी हो गई। 1 बजे रात में भूत भूतनी और खतरनाक चुड़ैल एक साथ आई और जोर जोर से हंसने लगी और बोली, कहाँ हो, बाहर निकलो। आज तुम्हारे दोस्त आए हैं या नहीं? आज हम लोग तुम्हें जरूर खा जाएंगे। शाम भी इनके इंतजार में ही बैठा था। शाम दरवाजे के सामने आकर बोला, पहले ये बताओ, मेरा जीवन काल पूछ के आए हो? कितना दिन और बचा है? इंसानी बच्चे, तुम्हारे जीवन काल पूरे 96 साल की है, मगर तुमको हमसे कोई नहीं बचा पाएगा। शाम 96 साल सुनते ही खुश हो गया। अब उसे उन लोगों से बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। वो सोचा, अगर मेरा 96 साल का जीवन काल है तो ये भूतनी मुझे क्या मारेगी। शाम आग की चिंगारी से लहलहाती लकड़ी दोनों हाथों में उठाया और लहलहाती लकड़ी से उन सभी को भगा भगा के मारने लगा। सभी डरकर अंत में वहाँ से भाग गए। शाम अपनी माँ के पास गया और माँ को बुलाकर अपने घर ले आया।
वो भूत भूतनी और चुड़ैल डर कर वापस लौटकर नहीं आए। शाम खुशी खुशी अपने माँ के साथ उसी घर में रहने लगा। माधवपुर के राजा सूरज सिंह बहुत ही शक्तिशाली और प्रतापी थे, लेकिन अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते थे। एक बार माधवपुर में एक महात्मा जी आए। उनको सभी लोग सच्चा बाबा के नाम से जानते थे। सच्चा बाबा के बारे में प्रसिद्ध था कि वे बहुत ही पहुंचे हुए भविष्य वक्ता हैं और किसी के भी भविष्य के बारे में सही सही बता सकते हैं। सभी नगर निवासी उनसे मिलने के लिए उनके पास पहुंचे। लोगों ने अपने व अपने परिवार वालों के भविष्य के बारे में तरह तरह की बातें महात्मा जी से पूछी। वे वहाँ काफी दिन रहे। जब उनके जाने का समय आया तब उन्होंने राजा से मिलने की इच्छा व्यक्त की। राजा को जैसे ही इस बात का पता चला, उन्होंने बड़े सम्मान पूर्वक उनका राज दरबार में स्वागत किया। चलते समय राजा ने महात्मा जी को कुछ स्वर्ण मुद्राएं देनी चाहिए, परंतु सच्चा बाबा ने ये कहकर मना कर दिया कि वे सिर्फ अपने भाग्य का खाते हैं, राजा की दी हुई दौलत से अमीर नहीं बन सकते। राजा ने पूछा, इस बात से आपका क्या तात्पर्य है महात्मा जी? बाबा बोले, कोई भी व्यक्ति अपनी किस्मत और मेहनत से गरीब या अमीर होता है। यदि राजा भी किसी को अमीर बनाना चाहे तो नहीं बन सकता। राजा की दौलत भी उनके हाथों से निकल जाएगी। ये सुनकर राजा सूरज सिंह को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, महात्मा जी, आप किसी का हाथ देखकर ये बताइए कि उसकी किस्मत में अमीर बनना लिखा है या नहीं, मगर मैं अपनी भविष्यवाणी झूठी सिद्ध कर दूंगा। बाबा ने कहा, आप किसी व्यक्ति को बुलाइए, मैं बताता हूँ उसका भविष्य। सच्चा बाबा ने शांति पूर्वक उत्तर दिया। राजा ने अपने सिपाही से कुछ कहा और कुछ ही देर में एक नौजवान जिसका नाम हीरा था, महात्मा जी के सामने हाजिर कर दिया। महात्मा जी ने ध्यान से उस व्यक्ति का माथा देखा, फिर हाथ देखकर कहा कि ये नौजवान जिंदगी भर गरीब ही रहेगा। इसे जानवरों से बहुत लगाव है, इनको उन्हीं के बीच में रहने की आदत है और वहीं रहेगा। राजा सूरज सिंह सुनकर अचकचा गए। बोले, आप ठीक कहते हैं, ये नौजवान जो शाही वस्त्र पहनकर आया है, ये हमारे घोड़ों की देखभाल करने वाला सईस है। ये कहकर उन्होंने हीरा को बाहर जाने का इशारा किया और बोले, महात्मा जी, 1 वर्ष के भीतर ही मैं इसे अमीर बना दूंगा। ये जिंदगी भर गरीब नहीं रह सकता। राजा ने बड़े घमंड से कहा। महात्मा जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए राजा से जाने की आज्ञा ली और चले गए। राजा ने अगले दिन हीरा को बुलाकर एक पत्र दिया और साथ में बाहर जाने की तैयारी और राह खर्च के लिए कुछ पैसे भी दिए और उससे कहा कि यहाँ से 150 किलोमीटर दूर राजापुर नगर चले जाओ। वहाँ के राजा वीर सिंह मेरे मित्र हैं, वहाँ जाओ और ये पत्र उन्हें दे देना। ये सुनकर हीरा का चेहरा लटक गया। वह पत्र लेकर अपने घर आ गया और सोचने लगा, यहाँ तो घोड़ों की थोड़ी देखभाल करके दिन भर आराम करता हूँ, अब इतनी गर्मी में इतनी दूर जाना पड़ेगा। परंतु राजा की आज्ञा थी, इसलिए अगले दिन राजा का पत्र लेकर निकल पड़ा। 1-2 गांव पार करते करते वह थक गया। उसे भूख और प्यास भी जोर की लगी थी। हीरा एक दुकान से सब्जी रोटी लेकर पेड़ के नीचे बैठकर खाने लगा। अभी आधी रोटी ही खा पाया था कि उसका एक मित्र अमरेंद्र आ गया। अमरेंद्र ने कहा, इधर कैसे आना हुआ? तब हीरा ने अमरेंद्र को अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। अमरेंद्र बोला, इसमें परेशानी की बात क्या है? वहाँ जाओगे तो खूब आदर सत्कार होगा। हो सकता है राजा ने किसी खास मकसद से तुम्हें वहाँ भेजा हो। हीरा अनमना होकर बोला, मैं तो जहाँ हूँ वहीं खुश हूँ भैया। अमरेंद्र बोला, तुम्हारी जगह मैं होता तो खुशी खुशी जाता। हीरा बोला, ठीक है, तुम ही ये पत्र लेकर चले जाओ। अमरेंद्र वह पत्र खुशी खुशी ले गया और 2 दिन बाद वह राजापुर के राजा वीर सिंह के नगर आसानी से पहुंच गया। राजा के पास सूचना भिजवाई कि माधवपुर के राजा का दूत आया है। उसे तुरंत अंदर बुलाया गया। अमरेंद्र की खूब आवभगत हुई। दरबार में मंत्रियों के साथ उसे बिठाया गया। उसने राजा सूरज सिंह का पत्र वीर सिंह को दिया। राजा ने पत्र खोला। पत्र में लिखा था, प्रिय मित्र, ये बहुत योग्य और मेहनती व्यक्ति है। इसे अपने राज्य में इसकी इच्छा अनुसार कुछ एकड़ जमीन दे दें।
ये मेरे पुत्र समान है। मेरे पास बहुत दिनों से है। कुछ दिन वहां रहकर इसको थोड़ा अनुभव भी हो जाएगा। आप इसे अपने राज्य में कोई अच्छी जगह दे सकें तो दे दीजिए। ये आपको निराश नहीं करेगा। इसका भी जीवन संवर जाएगा। राजा को वे सचमुच योग्य व्यक्ति लगा। राजा वीर सिंह ने उसको कुछ जमीन देकर और अपने राज्य में रहने की जगह भी दे दी। उधर आलसी हीरा थका हारा अपने घर पहुंचा और जाकर सो गया। 2 दिन सोता रहा। फिर सुबह उठकर घोड़ों की देखभाल करने के लिए चला गया। सुबह जब राजा अपने नगर में घूमने निकले तो उन्होंने देखा कि हीरा घोड़ों की मालिश कर रहा है। जब राजा ने उससे पत्र के बारे में पूछा तब हीरा ने डरते डरते सारी बात राजा को बता दी। राजा को बहुत क्रोध आया और साथ ही सच्चा बाबा की भविष्यवाणी भी याद आई। परंतु राजा ने सोचा कि कहीं भूल चूक भी हो सकती है, एक बार फिर से कोशिश करेंगे। अमरेंद्र एक मेहनती नौजवान था। राजा वीर सिंह ने उसकी योग्यता और मेहनत की वजह से उसे अपने दरबार में एक खास जगह दे दी। कभी कभी वह सोचता है, इसको कहते हैं भाग्य। मेरे भाग्य में राज सुख लिखा था। एक दिन जब सूरज सिंह अपने नगर की सैर करने निकले तब उन्होंने देखा कि हीरा घोड़ों के अस्तबल के बाहर मुंह लटकाए बैठा है। राजा ने पूछा, क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो? तब वह बोला, हुजूर, एक घोड़ा सुबह से ना कुछ खा रहा है ना पी रहा है। तब राजा घोड़े के पास गए। राजा भी उसको देखकर दुखी हो गए। उन्होंने राजवैद्य से घोड़े के लिए दवा मंगवाकर हीरा को दी। हीरा ने घोड़े की बहुत अच्छी देखभाल की। तीसरे दिन घोड़ा सब कुछ खाने पीने लगा। राजा ने हीरा को बुलवाया, घोड़े का हाल चाल पूछा। हीरा की आंखों में चमक आ गई। उसने बताया कि घोड़ा अब बिल्कुल स्वस्थ है। राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि चलो इसको कुछ इनाम देते हैं, शायद इसी बहाने इसकी तकदीर का लिखा बदल जाए और ये अमीर बन जाए। राजा ने उसे एक छोटा सा लकड़ी का संदूक दिया जिसमें बहुत सारी सोने की मुहरें थीं, लेकिन वह संदूक दिखने में बहुत मैला कुचैला था। हीरा वहां से संदूक लेकर निकल गया और अस्तबल के बाहर जाकर बैठ गया और सोचने लगा, इस मैली कुचैली संदूक का मैं क्या करूंगा, और उसको वहीं छोड़कर अपने घर चला गया। उसने एक बार भी ये देखने की कोशिश नहीं की कि आखिर इस संदूक में है क्या। एक हफ्ते बाद जब वह अस्तबल में जा रहा था तब उसने देखा कि वह मैला कुचैला संदूक बाहर ही खाली पड़ा हुआ है। तब उसको शंका हुई, शायद इसमें कुछ ऐसा था जो कोई ले गया और संदूक को यहीं छोड़ गया। वह दौड़ा दौड़ा राजा के पास गया। उसने राजा से कहा, हुजूर, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए कि उस मैले कुचैले संदूक में क्या था। राजा ने कहा, पूछा, क्यों, क्या तुमने उसे खोला नहीं? तब हीरा ने राजा को पूरी बात बताई। राजा ने कहा, ओह, मैंने लाख कोशिश कर ली, लेकिन सच्चा बाबा की भविष्यवाणी नहीं बदल सका। मैंने 2 बार कोशिश की कि तुम्हारे हाथ की लकीरें बदल दूं, तुम्हें अमीर बना दूं, लेकिन तुम्हारे भाग्य में गरीबी ही लिखी है। तुम कभी भी अमीर नहीं बन सकते। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कर्मशील होता है। तुम्हारे जैसे लोग मिले हुए सौभाग्य को भी अपनी अखंड मान्यता से गवा देते हैं। राजा ने उस दिन के बाद भविष्य को बदलने का दावा नहीं किया।